हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर देखा था। आज हम बात करेंगे कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के बारे में। तो ये कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का सर्किट है। ठीक, कॉमन कलेक्टर है या कॉमन बेस या कॉमन एमिटर, इसकी पहचान कैसे करते हैं? इसके लिए हमको इनपुट और आउटपुट को ध्यान में रखना है। इनपुट यहाँ पर क्या है? VS सोर्स वोल्टेज, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है RS। ये कहाँ पर कनेक्टेड है? बेस पे। ठीक है, बेस पे कनेक्टेड है। इसी तरह से BJT में जहाँ एरो होता है वो होता है एमीटर। तो हमारा जो आउटपुट है ये एमीटर से कनेक्टेड है। तो इनपुट बेस, आउटपुट एमीटर, तो कॉमन हो जाएगा कलेक्टर। ये हो गया कॉमन कलेक्टर। ठीक है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। अब इसमें कॉमन एमीटर में कौन कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ था? CB, CC और CE। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ दो कैपेसिटर हैं, CB और CC। तो CB मतलब ब्लॉकिंग कैपेसिटर। ठीक, यहाँ से जो DC करंट आ रहा है ये VCC का वैल्यू VS के कंपैरिजन में काफ़ी हाई होता है। VCC DC होता है बट ये हाई होता है। हाई मतलब 5 वोल्ट के आसपास। ठीक है, लेकिन ये जो VS है ये बहुत कम होता है। ये मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट में भी हो सकता है, मिली वोल्ट के रेंज में जनरली होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो बहुत हाई होगा, वो सोर्स के ऊपर कुछ प्रभाव ना डाले, इसलिए ब्लॉकिंग कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। इसी तरह से कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर भी आपको पता है, ये जो आउटपुट स्टेज है, आउटपुट, ये सर्किट तो हम एक बीच का एक सर्किट स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे सिर्फ इतना ही सर्किट नहीं होता है। कोई भी आप सर्किट देखोगे, कोई PCB देखोगे, कोई भी पूरा सिस्टम देखोगे, तो उसमें बहुत सारे सर्किट होते हैं। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है इसके आगे भी कोई सर्किट लगा होगा। ठीक, तो उन दोनों को आइसोलेट करने के लिए यहाँ से जो DC जा रहा है, ये जो DC करंट यहाँ से आ रहा है, ये सिर्फ इसके बायसिंग के लिए यूज़ हो और यहाँ से करंट दूसरे सर्किट में ना जाए, इसके लिए क्या करते हैं? बीच में एक कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक, इस DC को तो ब्लॉक करेगा, लेकिन कैपेसिटर क्या काम करता है? DC को ब्लॉक करता है और AC को पास करता है। तो यहाँ से जो AC आ रहा है इसको एम्पलीफाई करके पास करेगा। ठीक है, तो ये हो गया दो कैपेसिटर। और एमीटर में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ था। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में RE के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ था जिसको एमीटर बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एमीटर को बाईपास नहीं करेंगे। ठीक, दूसरा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एक लोड रेजिस्टेंस भी था यहाँ पर। ठीक है, एक लोड रेजिस्टेंस था, यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है अपने को। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज हम ले रहे हैं इस पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से वोल्टेज ले रहे हैं, वोल्टेज यहाँ से ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में ले रहे हैं। ठीक, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में ले रहे हैं। तो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? RE। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में जो RE होता है वही लोड रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में लोड रेजिस्टेंस RE ही होता है, इसीलिए हम RE को बाईपास नहीं करते। वहाँ पर बाईपास कैपेसिटर लगा के उसको बाईपास नहीं किया जाता है। ठीक है, ये CE जो कैपेसिटर है वो यहाँ पर हमको नहीं लगाना है। ओके, अब इसका जब AC एनालिसिस करेंगे तब क्या करना है? स्टेप्स आपको पहले से पता है। जो भी कैपेसिटर है CB, CC और CE, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, इसको क्या करना है? शॉर्ट करना है। कब? जब AC एनालिसिस करेंगे। DC एनालिसिस अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे। BJT कौन कौन से रीजन में काम करता है, तो उसके लिए DC एनालिसिस से एक्टिव रीजन में है या सैचुरेशन रीजन में है वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम DC एनालिसिस पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम AC एनालिसिस पे जा रहे हैं। एम्पलीफायर की तरह ये किस तरह से काम करेगा वो देख रहे हैं। ठीक है, तो AC एनालिसिस पे जा रहे हैं। तो दोनों कैपेसिटर को क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे।
ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा, और VCC इसको ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जब ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे, जब इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड यहाँ पे कनेक्टेड हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, ग्राउंड कहीं पर भी हो, सभी ग्राउंड को अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं भी हैं तो भी ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, जब इसका एनालिसिस करेंगे तो जहाँ भी ग्राउंड दिखे उसको एक साथ जोड़ सकते हो। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों कैपेसिटर हो गए शॉर्ट, इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, VCC को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। ठीक, और यहाँ से इसको हटाएंगे। अब ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, मतलब ये R1 को भी हम इसको भी ले आएंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब ये हट जाएगा और ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा R1। ठीक, R1 पैरेलल विथ R2, इसको कोई एक और रजिस्टर का नाम दे देंगे, बेस में कनेक्टेड है तो इसका नाम हमने रख दिया RB। ठीक है, अब देखते हैं इसका सर्किट कैसे बनेगा। तो ये हो गया हमारा AC इक्विवेलेंट सर्किट कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का। ठीक है, VCC को कनेक्ट किया ग्राउंड से, R1 को कनेक्ट किया, यहाँ पर जो R1 था इसको कनेक्ट किया ग्राउंड से, तो अपने को मिला क्या RB इक्वल टू R1 पैरेलल विथ R2, जस्ट अभी हमने देखा। ओके, अब यहाँ पर जो इनपुट है, इनपुट वोल्टेज एक तो हो गया सोर्स वोल्टेज जो एक्सटर्नली अप्लाइड है, उसके बाद इस ट्रांजिस्टर पे जो इनपुट वोल्टेज VI मिल रहा है अपने को, VI वो बेस और ग्राउंड के बीच मिलेगा। ठीक है, बेस और ग्राउंड के बीच यहाँ पर VI मिलेगा, और आउटपुट वोल्टेज एमीटर और ग्राउंड के बीच मिलेगा। ठीक है, एमीटर और ग्राउंड या फिर कॉमन नोड, कॉमन क्या है यहाँ पर कलेक्टर, ये भी कलेक्टर कॉमन हो गया, ग्राउंड हो गया, दोनों के बीच में कॉमन हो गया, ये कलेक्टर है, शॉर्ट है मतलब कलेक्टर हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो बेस और कलेक्टर के बीच में इनपुट, एमीटर और कलेक्टर के बीच में आउटपुट। ओके, तो ये जो सर्किट है, जब हम BJT को उसके एज पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल से कन्वर्ट करेंगे तो हमको ये सर्किट मिलेगा। यहाँ पर ये वाला पोर्शन BJT का नहीं है, तो ये सेम होगा VS, RS और RB। ये जो BJT है इसको हम इसके एज पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेड इंक से बना हुआ है सर्किट, ये क्या है, BJT का एज पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में। ठीक, तो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में हम सिर्फ HI लेते हैं, HI लेते हैं, और दूसरी तरफ HFE और यहाँ क्या होता है पैरेलल में 1/HOE। ठीक है, अब 1/HOE का वैल्यू, HOE का वैल्यू क्या होता है, HOE माइक्रोवोल्ट के माइक्रोमो के रेंज में होता है, तो 1/HOE क्या मिलेगा, HOE हो गया 10⁻⁻6 के रेंज में। ठीक है, तो 1/HOE 10⁻6 के रेंज में मिलेगा। जो एमिटर रेजिस्टेंस है RE, ये होता है किलो ओम में, मतलब लगभग 10⁻3 के रेंज में। तो RE से 10⁻3 से 10⁻6 कितना गुना बड़ा है, 10⁻6 डिवाइड बाई 10⁻3 अगर करते हैं तो हमको मिलता है 10⁻3। तो एमिटर रेजिस्टेंस RE से यहाँ जो था 1/HOE उसका वैल्यू लगभग 1000 गुना ज़्यादा है। अब जब ये शॉर्ट हो गया तो हम इस 1/HOE को क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब दोनों सेम चीज़ है।
शॉर्ट है, आप कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब 1/HOE ये यहाँ आ जाएगा 1/HOE। अब ये 10⁻6 के रेंज में है, ये 10⁻3 के रेंज में है, दोनों पैरेलल में है, तो आप लोग पैरेलल कैलकुलेट कर सकते हो। 1 × 10⁻3 डिवाइड बाई 1 + 10⁻3, ठीक है। या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके देख सकते हो। 1 की जगह इसको 10⁻6 ले लो, इसको 10⁻6 ले लो, ऐसे कन्फ्यूज़न होगा। तो 10⁻6 × 10⁻3 डिवाइड बाई 10⁻6 × 10⁻3, ये लगभग 0.9999 × 10⁻3 इस रेंज में आएगा, ठीक है। मतलब RE के आसपास, RE का जो वैल्यू है ऑलमोस्ट उसके क्लोज आएगा, ठीक। इसका मतलब क्या है कि 1/HOE ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इस सर्किट में मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक। तो अब ये हमारा H पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल हो गया इसका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। इसमें सिर्फ HIE है और HFE IB है। इनपुट करंट BJT के लिए IB, इनपुट वोल्टेज VI बेस और कलेक्टर के बीच में, ठीक है। बेस और कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज हमको यहाँ पर मिल रहा था ये यहाँ आ गया, बेस और कलेक्टर के बीच में इनपुट वोल्टेज। इसी तरह से आउटपुट वोल्टेज हमको कहाँ मिलेगा, एमीटर और कलेक्टर के बीच में, ठीक है। एमीटर और कलेक्टर के बीच में यहाँ पर मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। तो ये सर्किट ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे करंट गेन AI। करंट गेन इक्वल टू आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। यहाँ पर आउटपुट कहाँ से मिल रहा है अपने को, एमीटर से, ठीक है। एमीटर से आउटपुट मिल रहा है, तो एमीटर और जो RE है ये क्या है, हमारा लोड रेजिस्टेंस है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में एमीटर रजिस्टर ही लोड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, IL, लोड करंट IL, ये हमारा आउटपुट करंट हो गया। इनपुट करंट क्या है, जो बेस में आ रहा है IB, ये हो गया इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट IL, इनपुट करंट IB, तो करंट गेन इक्वल टू IL डिवाइड बाई IB, ये हमको कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने के लिए जो एमीटर है E, यहाँ पर हम KCL अप्लाई करेंगे, ठीक। KCL क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, किसी भी नोड से जितना भी आउटगोइंग करंट है, जितना भी करंट वहाँ से बाहर जा रहा है उसका समेसन करो, उसका योग करो, इक्वल टू जितना भी करंट उसकी तरफ आ रहा है, जितना भी इनकमिंग करंट है उसका योग करो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आउटगोइंग करंट है, यहाँ पर आउटगोइंग करंट है IL, जो एमीटर से दूर जा रहा है। इनकमिंग करंट कौन सा होगा, इनकमिंग करंट यहाँ पर दो है, एक हो गया IB, ये IB आ रहा है एमीटर की तरफ, दूसरा हो गया HFE IB, ये भी आ रहा है एमीटर की तरफ, ये दोनों ही करंट है। तो ये दोनों इनकमिंग करंट और IL आउटगोइंग करंट, ठीक। एमीटर के अगर हम एमीटर से देखें तो एमीटर से IL बाहर जा रहा है और IB और HFE IB एमीटर की तरफ आ रहा है, तो IL हो गया आउटगोइंग, IB और HFE IB हो गया इनकमिंग। तो IL इक्वल टू IB प्लस HFE IB। अब इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है, IB को यहाँ से कॉमन लेंगे तो IB इंटू 1 प्लस HFE, ये IB इस तरफ ले आएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, IL डिवाइड बाई IB इक्वल टू 1 प्लस HFE, 1 प्लस HFE।
आई एल डिवाइड बाई आई बी ही होता है करंट गेन ए आई। तो करंट गेन ए आई इक्वल टू 1 प्लस एच एफ ई। ये हो गया करंट गेन का वैल्यू 1 प्लस एच एफ ई। तो एच एफ ई का वैल्यू ऑलमोस्ट 50 होता है। तो करंट गेन यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लिया जाए तो करंट गेन यहाँ पे हो जाएगा 51। मतलब ये क्या है, करंट गेन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में लार्ज होता है, ज़्यादा होता है, लार्ज करंट गेन। और कॉमन एमिटर में माइनस एच एफ ई, माइनस सिर्फ करंट का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 50 है। तो दोनों में करंट लगभग सेम होता है और कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर दोनों लार्ज करंट गेन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इनपुट रेजिस्टेंस आर आई। इनपुट रेजिस्टेंस आर आई ये कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? इनपुट रेजिस्टेंस मतलब इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट करंट। इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट करंट इक्वल टू इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट वोल्टेज है वी आई, इनपुट करंट है आई बी। तो वी आई और आई बी का रेशियो होगा इनपुट रेजिस्टेंस, वी आई डिवाइड बाई आई बी इक्वल टू आर आई। ठीक, आर आई निकालने के लिए हम इनपुट साइड में के वी एल अप्लाई करेंगे। के वी एल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, ये लूप है, इस लूप में के वी एल लगाएंगे। ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? कोई भी लूप है, इस लूप में जितना भी इलेक्ट्रिक एलिमेंट हैं सब में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा, उसका बीजगणितीय योग 0 होगा। कैसे निकालेंगे? ये लूप लेते हैं, ठीक, आई बी का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हम लूप ले लेते हैं। अब इसमें अगर करंट फ्लो होता है, के वी एल कैसे निकालेंगे? सबका वोल्टेज चेक करते जाना है। यहाँ पर वोल्टेज क्या है, वोल्टेज चेक करना है और करंट किस पोलैरिटी पे एंटर कर रहा है ये चेक करना है। तो यहाँ पर वोल्टेज वी आई है, इधर प्लस इधर माइनस, एंटर कर रहा है करंट माइनस पे, अगर हम ये लूप लेते हैं, ठीक है। लूप का डायरेक्शन, लूप करंट का डायरेक्शन ये लेते हैं। तो नेगेटिव पे एंटर किया, यहाँ नेगेटिव पे एंटर किया तो हो गया माइनस वी आई। उसके बाद ये करंट आगे बढ़ा, हम यहाँ पर आए, एच आई ई ये क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में वोल्टेज कैसे निकालते हैं? करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस एच आई ई इंटू आई बी, ये हो गया वोल्टेज इसका। एच आई ई का वोल्टेज हो गया एच आई ई इंटू आई बी। रेजिस्टेंस में पोलैरिटी ऐसे, रेजिस्टेंस का कुछ पोलैरिटी नहीं होता है, ठीक है। तो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो करंट डाउनवर्ड अगर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल होगा प्लस और ये होगा माइनस। तो अब प्लस पे एंटर कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, माइनस वी आई प्लस एच आई ई आई बी। ठीक इसी तरह से अब ये आगे बढ़ा और यहाँ आया, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? प्लस आई एल इंटू आर ई इक्वल टू 0। ठीक, माइनस वी आई प्लस एच आई ई आई बी प्लस आई एल आर ई इक्वल टू 0। वही चीज़ है यहाँ पर, माइनस वी आई प्लस आई बी इंटू एच आई ई प्लस आई एल इंटू आर ई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, आई एल इक्वल टू आई बी इंटू 1 प्लस एच एफ ई, आई एल इक्वल टू आई बी इंटू 1 प्लस एच एफ ई। ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। ठीक, तो वी आई इक्वल टू हो गया वी आई इक्वल टू
आई बी एच आई ई प्लस आई बी 1 प्लस एच एफ ई आर ई। इन दोनों से आई बी कॉमन निकलेगा, आई बी कॉमन निकलेगा और इसको इक्वल टू के इस साइड में लेके आएंगे लेफ्ट साइड में। तो ये हो जाएगा वी आई डिवाइड बाई आई बी इक्वल टू इस साइड में क्या बचा, एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई आर ई। और वी आई डिवाइड बाई आई बी ही क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस आर आई। तो आर आई इक्वल टू एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई आर ई। इक्वेशन फिर से देख लीजिए, इनपुट रेजिस्टेंस आर आई इक्वल टू एच आई प्लस 1 प्लस एच एफ ई आर ई। ठीक है, एच आई ई का वैल्यू भी हाई होता है, एच एफ ई का वैल्यू भी हाई होता है, आर ई भी किलो ओम के रेंज में होता है। तो यहाँ से हमको इनपुट रेजिस्टेंस लार्ज मिलेगा, लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस लार्ज होता है। ओके, अब नेक्स्ट है वोल्टेज गेन ए वी। वोल्टेज गेन मीन्स आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का रेशियो वोल्टेज गेन। आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी नॉट। इनपुट वोल्टेज क्या है, वी आई। तो वोल्टेज गेन ए वी इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई वी आई। वी नॉट हमको कैसे मिलेगा, वी नॉट इक्वल टू आई एल इंटू आर ई। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज निकालना है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, आर ई, यहाँ पर करंट कितना है, आई एल। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज, वी नॉट इक्वल टू आई एल इंटू आर एल, आर ई, आई एल इंटू आर ई। ठीक है, और इसी तरह से इनपुट वोल्टेज वी आई, इनपुट वोल्टेज वी आई हमको कैसे मिलेगा, जस्ट इससे पहले हमने के वी एल निकाला था, तो के वी एल से हमको वी आई का वैल्यू पता चल जाएगा। अब जाते हैं वोल्टेज गेन ए वी पर। वी नॉट डिवाइड बाई वी आई, वी नॉट का वैल्यू हो गया आई एल आर ई डिवाइड बाई वी आई। सर्किट आप लोग बना लिए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो अभी फिर से बना लीजिए वीडियो रिवाइंड करके। बिना उसके प्रवचन की तरह सुनेंगे तो दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। सर्किट बनाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, तभी कुछ दिमाग में रहेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं वोल्टेज गेन ए वी इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई वी आई। ये हो गया आई एल आर ई डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज वी आई ये हमको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, ये हमको मिलेगा यहाँ से। वी आई इक्वल टू आई बी एच आई ई प्लस आई बी 1 प्लस एच एफ ई आर ई। यहाँ से आई बी अगर कॉमन निकाल लें तो फिर आई बी एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई आर ई। ठीक, यही चीज़ यहाँ पर है, वी आई वी आई के जगह में आ गया आई बी एच आई प्लस 1 प्लस एच एफ ई आर ई। इसी तरह से न्यूमरेटर में देखिए आई एल इंटू आर ई है। आई एल का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आई एल इक्वल टू आई एल इक्वल टू आई बी 1 प्लस एच एफ ई। तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, आई एल इक्वल टू आई बी 1 प्लस एच एफ ई और इंटू आर ई डिवाइड बाई आई बी एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई आर ई। तो यहाँ से आई बी और आई बी कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एच एफ ई आर ई डिवाइड बाई एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई आर ई। ये हो गया हमारा वोल्टेज गेन, ये हो गया वोल्टेज गेन। ये वोल्टेज गेन का मेन फार्मूला है, इसको याद रखना है, इजी है। 1 प्लस एच एफ ई आर ई ऊपर भी है, 1 प्लस एच एफ ई आर ई नीचे भी है, और यहाँ पे साथ में एक एडिशनल टर्म ऐड हो गया है एच आई। ठीक,
अब ये जो 1+HFE इंटू RE है, ठीक है, ये वैल्यू HI से बहुत बड़ा होता है। ठीक, RE भी किलो ओम के रेंज में है, HI भी किलो ओम के रेंज में है, लेकिन RE के साथ 1+HFE ऑलमोस्ट 51 का मल्टीप्लाई हो गया, 51 टाइम्स ये बढ़ गया। तो 1+HFE RE का वैल्यू HIE से ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसमें HIE को ऐड करते हैं, ठीक है, HIE को ऐड करते हैं तो उसमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम HIE को इसमें ऐड करें तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हम HIE को इग्नोर कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको नेगलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, वोल्टेज गेन AV इक्वल टू 1+HFE RE डिवाइड बाई 1+HFE RE। ठीक, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमको वोल्टेज गेन मिलेगा क्या, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ठीक है, वोल्टेज गेन ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ठीक, तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हैज़ यूनिटी वोल्टेज गेन। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन होता है वो यूनिटी होता है, यूनिटी मतलब 1। ठीक है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन यूनिटी होता है। अब यूनिटी होने से क्या होगा, ड्यू टू यूनिटी गेन AC आउटपुट वोल्टेज विल बी रेप्लिका ऑफ AC इनपुट वोल्टेज। मतलब जो AC आउटपुट हमको मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज, वो इनपुट वोल्टेज का ही रेप्लिका है, उसका फोटोकॉपी है समझ लो। ठीक है, जैसा इनपुट है सेम टू सेम वैसा ही आउटपुट में मिल रहा है, जो उसका शेप है वैसा ही शेप आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, तो ये उसका रेप्लिका है। इसका मतलब जो एमिटर वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज कहाँ से ले रहे हैं, एमिटर से ले रहे हैं, मतलब आउटपुट वोल्टेज ही क्या है, एमिटर वोल्टेज है। तो एमिटर वोल्टेज फॉलोज इनपुट वोल्टेज। जो एमिटर वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है, मतलब जैसा इनपुट में वोल्टेज आ रहा है वही वोल्टेज हमको आउटपुट में मिल रहा है। गेन वन होने का क्या मतलब है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज इक्वल टू 1। तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू ये वी आई अगर इधर आएगा इनपुट वोल्टेज। ठीक, तो एमिटर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है, इसीलिए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज ऑल्सो कॉल्ड एमिटर फॉलोअर। एमिटर फॉलो कर रहा है इनपुट वोल्टेज को, इसीलिए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को एमिटर फॉलोअर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस R0। आउटपुट रेजिस्टेंस R0। तो आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले भी एक तरीका बताया था। कौन सा टेक्निक यूज़ करना है, थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करना है। थेवेनिन थ्योरम का जब यूज़ करेंगे तो जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उनको स्विच ऑफ कर दिया जाता है। इंडिपेंडेंट सोर्स यहाँ पर क्या है, VS वोल्टेज सोर्स है, मतलब उसको कर देंगे शॉर्ट, तो यहाँ पर VS हो गया शॉर्ट। और जो लोड रेजिस्टेंस है, जहाँ से हमको आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इन दिस केस RE था लोड रेजिस्टेंस, तो उस लोड रेजिस्टेंस को भी क्या करना है, ओपन, उस लोड रेजिस्टेंस को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद उस ओपन टर्मिनल पे हम एक वोल्टेज सोर्स लेंगे VX, ये पोलैरिटी हो गया, इधर प्लस इधर माइनस, और वहाँ से एक करंट फ्लो कराएंगे BJT की तरफ या सर्किट की तरफ। ठीक है, तो IX करंट, इसलिए यहाँ से ये करंट जा रहा है। ठीक, ये IX ऐसे नहीं लेना है, IX का डायरेक्शन इस तरह से होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद
वी एक्स और आई एक्स का जो रेशियो निकलेगा वी एक्स डिवाइड बाई आई एक्स वो होगा आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट। ठीक, तो आर नॉट निकालने के लिए अब क्या करेंगे, फिर से एमीटर टर्मिनल पे यहाँ पर एमीटर टर्मिनल पे इस टर्मिनल पे के सी एल अप्लाई करेंगे। ठीक, के सी एल मतलब 3 ब्रांच है यहाँ पे 1 2 3। अब ये चेक करेंगे कि कौन कौन सा करंट एमीटर की तरफ आ रहा है, कौन कौन सा करंट एमीटर से दूर जा रहा है। ठीक है, जो करंट एमीटर की तरफ आ रहा है उसको एक साइड लिखना है, जो करंट एमीटर से दूर जा रहा है उसको दूसरे साइड में लिखना है और ऐड करना है। तो यहाँ पर इनकमिंग करंट क्या होगा, आई एक्स, एमीटर टर्मिनल ये हो गया, यहाँ पे इनकमिंग करंट आई एक्स है, तो आई एक्स इक्वल टू, नहीं यहाँ पर इनकमिंग करंट सारे ही इनकमिंग करंट हैं, आई एक्स भी इनकमिंग है, आई बी भी इनकमिंग है और एच एफ ई आई बी ये भी इनकमिंग करंट है। तो इक्वेशन क्या होगा, तीनों इनकमिंग करंट हैं तो तीनों जुड़ जाएंगे, आई एक्स प्लस आई बी प्लस एच एफ ई आई बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, आई एक्स प्लस आई बी प्लस एच एफ ई आई बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर आई एक्स को एक साइड रखें बाकी सबको दूसरे साइड ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आई एक्स इक्वल टू माइनस, और चूंकि दोनों में आई बी कॉमन है, आई बी 1 प्लस एच एफ ई। ठीक, आई एक्स इक्वल टू माइनस आई बी 1 प्लस एच एफ ई, ये देख सकते हैं, आई एक्स इक्वल टू माइनस आई बी 1 प्लस एच एफ ई। ठीक है, अब आई एक्स निकल गया, अब अपने को निकालना है वी एक्स। वी एक्स के लिए क्या करेंगे, वी एक्स के लिए क्या करेंगे, वी एक्स के लिए इनपुट साइड में के वी एल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, आर एस और आर बी को पैरेलल में ले लिया और इसको एक नाम दिया आर एस डैश इक्वल टू आर एस पैरेलल विद आर बी। के वी एल अप्लाई करेंगे कहाँ पर, इस सर्किट में। ठीक है, तो के वी एल आप लोग को पता है, ये वी एक्स है, वी एक्स का प्लस इधर माइनस इधर, अगर हम इस तरफ से चलते हैं तो माइनस वी एक्स, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, आई बी आ रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब इधर प्लस इधर माइनस, हम लूप ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो पहले हम नेगेटिव पे एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस, और वोल्टेज का वैल्यू करंट इंटू रेजिस्टेंस आई बी इंटू एच आई ई। इसी तरह से जब यहाँ आएंगे, ठीक, अब ये आर एस और आर बी दोनों एक हो चुका है, आर एस डैश, आई बी करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में माइनस आई बी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आई बी, तो माइनस आई बी करंट इधर फ्लो हो रहा है दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पर मतलब इस आर एस डैश में, इस आर एस डैश में वोल्टेज हो जाएगा माइनस आई बी इंटू आर एस डैश। ठीक, तो वी एक्स इक्वल टू, इक्वेशन क्या आया था अपना, माइनस वी एक्स माइनस आई बी इंटू एच आई ई माइनस आई बी इंटू आर एस डैश इक्वल टू ज़ीरो। वी एक्स को, माइनस वी एक्स को इक्वल टू की दूसरे साइड ले जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, वी एक्स इक्वल टू, ये इधर गया वी एक्स हो गया, वी एक्स इक्वल टू माइनस, दोनों से आई बी कॉमन,
माइनस आई बी एच आई ई, माइनस भी कॉमन, माइनस आई बी हो गया, एच आई ई प्लस आर एस डैश। ठीक, वी एक्स इक्वल टू माइनस आई बी एच आई ई प्लस आर एस डैश। तो वी एक्स और आई एक्स यहाँ से मिल गया। आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट इक्वल टू, आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट इक्वल टू वी एक्स डिवाइड बाई आई एक्स, आर नॉट इक्वल टू वी एक्स डिवाइड बाई आई एक्स। तो वी एक्स डिवाइड बाई आई एक्स क्या होगा, वी एक्स का वैल्यू रखेंगे यहाँ से, आई एक्स का वैल्यू रखेंगे यहाँ से, यहाँ माइनस आई बी है, यहाँ भी माइनस आई बी है, ये ब्रैकेट में है, माइनस आई बी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एच आई ई प्लस आर एस डैश डिवाइड बाई 1 प्लस एच एफ ई। ठीक, सिंपल मैथ्स है। तो ये अपने को आर नॉट मिल गया, आर एस डैश प्लस एच आई ई डिवाइड बाई 1 प्लस एच एफ ई। अब एच 1 प्लस एच एफ ई भी लार्ज वैल्यू होता है, तो 1 प्लस एच एफ ई अगर लार्ज होगा, ठीक, 1 प्लस एच एफ ई अगर लार्ज होगा, डिनोमिनेटर में लार्ज है, आर नॉट इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1 प्लस एच एफ ई लार्ज होगा तो आर नॉट क्या होगा, स्मॉल होगा, इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसीलिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट रेजिस्टेंस स्मॉल होता है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, लार्ज होता है, और आउटपुट रेजिस्टेंस स्मॉल होता है। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हैज़ यूनिटी वोल्टेज गेन होगा यूनिटी, लार्ज करंट गेन होगा लार्ज, लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस भी होगा लार्ज, और स्मॉल आउटपुट रेजिस्टेंस। करंट गेन और इनपुट रेजिस्टेंस लार्ज होंगे, वोल्टेज गेन यूनिटी होगा, यूनिटी होने के कारण इसको एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एमिटर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है। ठीक, जैसा इनपुट में है वैसा ही, ऑलमोस्ट वैसा ही आउटपुट में मिलता है, और इसका आउटपुट रेजिस्टेंस होता है स्मॉल। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम कॉमन बेस एम्पलीफायर के एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।